वेरी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 3 सेल्यूलर अडेप्टेशन, इंजरी एंड ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेल्यूलर अडेप्टेशन होता क्या है। रिफर्स टू द चेंजेस मेड बाय अ सेल इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस। द अडेप्टेशन में बी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल। जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है, उसके नतीजे में जो भी चेंजेस आती हैं सेल में, चेंजेस जो आती हैं सेल में, या तो उसका साइज इंक्रीज होता है, उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन काम करने के लिए खुद को चेंज कर रहा होता है। तो हमारे पास दो कंडीशन में चेंज होता है, वो तो नॉर्मली भी हो रहा होता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, और पैथोलॉजिक होगा तो वो एबनॉर्मल यानी कि किसी डिजीज की वजह से होता है। इन रिस्पॉन्स टू एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई सेल में बी अडेप्ट। जब कोई एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ रहा हो एक चीज़ पर, या कोई स्टिमुलस मिल रहा हो पैथोलॉजिकल, तो सेल क्या करता है, खुद को अडेप्ट कर लेता है। वेयर अ न्यू अल्टर्ड स्टेडी स्टेट इज अचीव प्रिजर्विंग सेल। जब न्यू उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है और एक नया सेल बन के तैयार होता है, और वो उस सेल को प्रिजर्व कर रहा होता है, अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। सेल्यूलर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजीरियस स्टिमुलस, ये हमारे पास है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल पे जब स्ट्रेस पड़ता है तो या तो वो खुद को अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। सेल वॉल इंजरियस स्टिमुलस इसके पास आया तो क्या हुआ, सेल इंजर्ड हो गया। जब सेल इंजर्ड हुआ तो अब इसमें क्या हुआ कि ये इंजरी जो है इसकी रिवर्सिबल भी हो सकती है। अगर माइल्ड होगी, रिवर्स होगी, तो ये रिवर्स होकर दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और अगर ये इरिवर्सिबल होगी तो इरिवर्सिबल दो तरीकों में होती है, या तो वो नेक्रोसिस सेल डेथ हो जाएगा, या तो वो अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होगा, ठीक है। अगर ये अडेप्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर इनेबिलिटी टू अडेप्ट होगा, यानी कि अगर ये अडेप्ट नहीं कर सकता, तो सेल इंजरी हो जाती है। ये इसका शॉर्ट सा मैकेनिज्म था। फिर हम देखते हैं सेल्स को क्लासिफाइड किया गया है उसके प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल में, यानी कि लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और हमारे पास परमानेंट सेल। लेबाइल सेल कौन से होते हैं, जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जैसे स्किन सरफेस सेल, जैसे एपिडर्मिस स्किन के सेल हो गए, एपिथेलियम जीआई के सेल हो गए, गट सिस्टम के सेल्स हो गए, हीमोपोइटिक सेल हो गए। तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, इसको हम कहते हैं लेबाइल सेल। एक होते हैं स्टेबल सेल। स्टेबल का मतलब होता है एक स्टेट पोजीशन। ये जो क्विसेंट स्टेट होते हैं, ये डिवाइड होते हैं जब ये एक्टिव होते हैं। हेपाटोसाइट, रीनल ट्यूब्यूलर सेल, ग्लैंड्यूलर सेल, जब कोई भी फंक्शन वगैरह करना होता है, जब लिवर के सेल को एक्टिवेट होना होता है, तभी ये उसको क्या करते हैं, एक्टिव करवा के इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो अभी लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किसी का लिवर का पार्ट लेके उस पेशेंट के लिवर में लगा दिया, तो अब जो बकाया उसके अंदर हेपाटोसाइट्स होंगे, जो लिवर सेल्स होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ताकि वो उन्हीं सेल्स को अपना फंक्शन करवा दें जो ट्रांसप्लांट किया गया है, ताकि वो उसके साथ मिलकर काम कर सकें। परमानेंट सेल होते हैं, दीज सेल्स हैव द लेफ्ट सेल साइकिल एंड कांट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। जब ये सेल साइकिल एक दफ़ा छोड़ देते हैं तो उसके बाद ये माइटोटिक डिवीजन नहीं आते, जैसे कि न्यूरॉन्स के, कार्डिक मसल्स के या स्केलेटल मसल सेल होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो सेल की टाइप्स होती हैं एडेप्टेशन टाइप्स की, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी एंड डिस्प्लेजिया। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्यूलर अडेप्टेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर अडेप्टेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि पेरेंकाइमल सेल, यानी कि किसी भी सेल के साइज में इंक्रीजमेंट हो जाना, वो कहलाता है हाइपरट्रोफी। इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन का साइज बढ़ जाना। इट यूजुअली अकर्स, जब होता है जब ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं प्लोरिफलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उसमें माइटोसिस होने लगता है। अब ये किस वजह से हो सकता है, या तो उसकी फंक्शनल डिमांड बढ़ जाएगी, या उसको स्टिमुलस मिलता रहेगा, उसके अंदर हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल्स या ग्रोथ फैक्टर उसके अंदर इंक्रीज होते रहेंगे, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जब इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, ये किसी भी ऑर्गन पे, बॉडी पार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है, तो वो इंक्रीज होने लगता है। ये अडेप्ट नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें जब इंक्रीज हो जाता है वर्कलोड माइटोटिक डिवीजन के साथ, लेकिन इसके जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, उस पर भी इंक्रीजमेंट हो जाती है। फिर उनके अंदर इक्विलिब्रियम रहता है, तो फंक्शनल की जो डिमांड होती है, एक सेल की जितनी डिमांड होती है, उसको उसी हिसाब से फंक्शनल कैपेसिटी मिलती है। यानी कि जब वो सेल का साइज इंक्रीज हो गया, तो अब उसकी फंक्शनल डिमांड भी बढ़ गई होती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफाइन किया गया है। तो हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल है, इन लार्ज साइज ऑफ द यूट्रस इन प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस का साइज क्योंकि उसके ऊपर उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, फीटस को ग्रोथ होने के लिए उसको जगह चाहिए होती है, तो इसका जो साइज होता है यूट्रस का वो बढ़ जाता है। ठीक है। एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स ये क्या करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, स्मूथ मसल्स को क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो मसल्स प्रोटीन्स है वो इंक्रीज हो जाती हैं और उसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरट्रॉफी और ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान, फीडिंग के दौरान क्या होता है, ब्रेस्ट की हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो भी आपकी फिजियोलॉजिकल में आएगी, जो कि खुद की बॉडी बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो वो भी स्केलेटल मसल्स में ही काउंट की जाती है। फिर हम देखते हैं कि पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी किस वजह से हो सकती है। कार्डिक मसल हाइपरट्रॉफी होगी कि ज़्यादा प्रेशर लोड पड़ने की वजह से, किसी डिजीज़ में हाइपरटेंशन की वजह से, तो आयोटा जो होता है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, इजैकुलेट होता है, तो वहाँ पे करेक्शन हो जाती है। वॉल्यूम लोड अगर बढ़ जाता है वेलुलर डिजीज़ की वजह से, कार्डियोमायोपैथी, फैमिलियल वायरल, टॉक्सिक मेटाबॉलिक, इन डिजीज़ की वजह से अगर साइज इंक्रीज होगा तो वो पैथोलॉजिकल होगा। किसी भी डिजीज़ की वजह से साइज अगर इंक्रीज हो रहा है किसी भी ऑर्गन का, तो वो हमेशा पैथोलॉजिकल होगा, और अगर नॉर्मली फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल होगा। स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। ब्लैडर वॉल का इंक्रीज हो जाना, जब ज़्यादा उसके रेजिस्टेंस आउटफ्लो जब उसका बढ़ जाता है। इन केस ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ये भी हाइपरट्रॉफी में आता है। फिर हम देखते हैं हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज जब सेल के नंबर इंक्रीजमेंट हो जाए, यानी कि सेल के नंबर जब इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। हाइपरट्रॉफी में उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और हाइपरप्लेजिया में सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये जगह लेता है जब सेल की पॉपुलेशन कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर के सेल खुद को डिवाइड कर सकता है। ये रिवर्सिबल भी होता है जब इसका स्टिमुलस रिमूव हो जाता है, और ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, जब इसका ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस करता है तो इसके अंदर जो मेच्योर सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसका जो आउटपुट होता है न्यू सेल्स का स्टेम सेल्स के साथ, वो बढ़ जाता है, यानी कि सेल्स के नंबर में इंक्रीजमेंट हो गई है। अब ये फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल कैसे होगा कि इनलार्ज साइज ऑफ द यूट्रस इन प्रेगनेंसी, जब यूट्रस का साइज प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, ये हमने हाइपरट्रॉफी में भी पढ़ा था, और साथ में जो इसके सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, तो ये दोनों कंडीशन में आ सकता है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में, ये आपके पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन में है। फिर हमारे पास आ जाता है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। क्या है कि जब लिवर सिरोसिस हो जाती है, लिवर का पार्ट काट देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी अगर कंपनसेट करती है, किडनी फेलियर हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पार्ट को वो रीजनरेट कर रहा होता है, वहाँ पे सेल्स इंक्रीज होते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ पे लेबाइल सेल्स होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं ताकि उसको जल्दी से सेल को कवर अप कर सके, ताकि वो काम कर सके। पैथोलॉजिकल में हमारे पास आता है हार्मोनल एक्सिस, एंडोमेट्रियल प्रोस्टेट। हार्मोनल ज़्यादा हो जाना जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है, वो हमारे पास डिजीज कॉज करता है। सर्टेन कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे पेपिलोमा वायरस, वार्ड्स वगैरह बन जाना, मोल वगैरह जो बन जाते हैं बॉडी पे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तिल वगैरह निकल आना, तो वो भी हाइपर प्लेजिया में आएगा। फिर हम देखते हैं मेटाप्लेजिया। ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें जो डिफ्रेंशिएट सेल टाइप होती है, जैसे कि एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल, इनको रिप्लेस किया जाता है दूसरे सेल टाइप के साथ। यानी कि एपिथेलियल अगर अपना काम नहीं करी तो उसको मेसेनकाइमल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ड्यू टू जब रिप्रोग्रामिंग होती है प्रीकर्सर सेल्स की नॉर्मल टिश्यूज के दौरान, तो एक सेल टाइप को दूसरे सेल टाइप के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे एपिथेलियल स्क्वामस मेटाप्लेजिया। तो हैबिचुअल में क्या होता है, जो कि हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर होते हैं, उनके जो नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं ट्रेकिया के और ब्रोंकाई के, उनको अक्सर तौर पे रिप्लेस कर दिया जाता है लोकली और वाइडली, किसके साथ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल के साथ। ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है और ये आपने याद रखना है कि एपिथेलियल सेल को किसके साथ, स्क्वामस एपिथेलियम के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि हैबिचुअल स्मोकर्स होते हैं। एट्रोफी क्या है, एट्रोफी का मतलब होता है एट्रोफी इज अ डिक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू ऑर्गन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिक्रीज इन सेल साइज, अ नंबर ऑफ सेल। जब एट्रोफी का मतलब होता है उर्दू में सुकड़ जाना, जब किसी सेल का साइज सुकड़ जाए, कम हो जाए, उसके नंबर कम हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं एट्रोफी। जब ये कन्फ्रंटेड होता है किसी डिक्रीज के साथ होता है, यानी कि जब इसके अंदर वर्कलोड कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, या एनवायरमेंटल जो है वो एडवर्स इसका होने लगता है, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो एबिल होते हैं कि वो रिवर्ट अपने स्मॉल साइज में आ जाते हैं। उस सेल साइज को, उस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी भी होती है, जैसे कि इन्वोल्यूशन, श्रिंकेज हो जाना किसी ऑर्गन की। ओल्ड एज में क्या होता है कि ज़्यादातर ओल्ड एज में जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, तो वो फिजियोलॉजिकल है, वो किसी डिजीज की वजह से नहीं होते। एक फॉर्म होती है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की,
रिटर्न टू नॉर्मल साइज, जब वो अगर ट्रॉफी हो रही है किसी वजह से और वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज में आ गए आफ्टर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, तो जो पॉजिटिव स्टिमुलाई होते हैं वो रिमूव हो जाता है, इक्विलिब्रियम जो है वो उसका बैक हो जाता है, तो वो नॉर्मली होता है। जैसे कि यूट्रस आफ्टर लेबर, अब यूट्रस क्या है कि श्रिंक हो जाता है, ठीक है, लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद, उसके बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो वो दोबारा हाइपरप्लेजिया की तरफ चला जाता है, तो मतलब कि ये नॉर्मली है। एट्रोफी ऑफ द ओवरी आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद ओवरी का क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है, और नेक्स्ट मंथ फिर से क्या होता है, ओवरी जो है, मतलब कि मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि जब 40 या 45 की एज में जो मेनोपॉज हो जाता है, जब मेंसेस रुक जाते हैं, तो ओवरीज जो है वो श्रिंकेज हो जाती है, फिर उनका कोई काम नहीं होता। स्नाइल एट्रोफी ऑफ जेरियाट्रिक्स, जो स्नाइल एट्रोफी होती है, नर्व वगैरह की स्टिमुलेशन की जो होती है वो भी इसी वजह से होती है, फिर वो बाद में कोई काम नहीं करती, तो ये नॉर्मली है, कोई डिजीज की वजह से नहीं है। पैथोलॉजिकल अगर डिजीज की वजह से देखें, डिक्रीज वर्कलोड, एट्रोफी ऑफ डिसयूज, किसी के हाथ में अगर प्लास्टर वगैरह बन गया, पैर में प्लास्टर बन गया, तो अब उसके ऊपर क्या हुआ, वर्कलोड कम हो गया, तो वो एट्रोफी, डिसयूज हो गया, काम नहीं होता, तो वो श्रिंक हो जाता है। लॉस ऑफ इनर्वेशन, डिनर्वेशन एट्रोफी, अगर कोई नर्व सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, वहां पे एट्रोफी हो गई, तो उसका मतलब है डिनर्वेशन हो गया। डिमिनिश ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं स्नाइल एट्रोफी। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अगर ठीक से नहीं हो रही, तो उसको हम कैकेक्सिया कहते हैं। लॉस ऑफ इंड्रोक्राइन स्टिमुलेशन, इंड्रोक्राइन स्टिमुलेशन नहीं मिल रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो वहां पे भी पैथोलॉजिकल एट्रोफी हो सकता है, और अगर प्रेशर खत्म हो गया तो वहां पे प्रेशर एट्रोफी भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं डिस्प्लेसिया। It's a bizarre cell growth resulting in cells that differ in size, shape, arrangement of from other cells of the same tissue type. इसमें क्या होता है, सेल का साइज, शेप, अरेंजमेंट, नंबर, तमाम चीज़ें डिसमिस हो जाती हैं, इरेगुलर हो जाती हैं। डिस्प्लेजिया सेल के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये मेलिग्नेंट हो सकता है। डिस्प्लेजिया को हम एपिथेलियल सेल के अंदर देख सकते हैं, जो कि ब्रोंकाई के सेल्स होते हैं, उनमें हम देख सकते हैं वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स होते हैं उनका साइज, शेप, नंबर और उनके जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। इस पहले डिस्प्लेजिया होता है और उसके बाद मेटाप्लेजिया होता है, फिर उसको क्या करा जाता है, दूसरे सेल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वो कंडीशन मेटाप्लेजिया में चली जाती है। हाइपोप्लेजिया क्या होता है कि जब डिक्रीज होता है किसी ऑर्गन के साइज का ड्यू टू इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इन एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ, एग्जाम्पल किडनी एंड यूट्रस, यानी कि फीटल लाइफ के अंदर, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो अभी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुई है उसकी, और वहीं पर हाइपोप्लेजिया हो गया जैसे किडनी या यूट्रस, तो वो हम कहते हैं हाइपोप्लेजिया। फिर हम कहते हैं एजिनेसिस। एजिनेसिस में क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंस हो जाती है ऑर्गन और ऑर्गन का पार्ट, जैसे सॉलिटरी किडनी, सच केसेस में क्या होता है, किडनी जो है वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, उसको बिल्कुल निकाल दिया जाता है, यानी कि उसकी इरेगुलर शेप वगैरह हो जाती है, तो वो एजेनेसिस में आता है। फिर हम देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। टू प्रोसेस होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि सेल की डेथ हो सकती है रिस्पॉन्स में, किसी भी इंजरी की वजह से जब सेल खुद को अडेप्ट नहीं करता तो उसको इंजरी हो जाती है और उसकी डेथ होती है। दो हिस्सों में, एक नेक्रोसिस होती है और एक अपोप्टोसिस होती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि कोई स्कीमिक इंजरी या टॉक्सिक इंजरी की वजह से होती है, नॉर्मली होती है। जैसे स्कीमिक का मतलब होता है हाइपोक्सिक इंजरी हो जाना, ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच रहा वहां पर तो हो सकता है। कैरेक्टराइज किया गया है कि वहाँ पे सेल रप्चर हो सकता है, रप्चर होगा तो उसके जो कंटेंट्स वगैरह होते हैं वो स्पाइल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है। याद रहे कि जब नेक्रोसिस होता है तो उसकी डेथ किस वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। जबकि जो अपोप्टोसिस होता है जब अपोप्टोसिस किस में होता है कि जब कोई इंजरी वगैरह होती है तो ये डायरेक्टली किल कर देता है सेल को, और ये ट्राइगर्स करता है जो इंट्रासेल्युलर कैस्केड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेल्यूलर क्या करता है, सेल खुद को सुसाइड कर लेता है, और अपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ भी कहा जाता है कि जैसे कि अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है तो अब मुझे डेथ हो जाना चाहिए, तो उसकी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। जबकि नेक्रोसिस की जो है वो नेचुरली यानी कि इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से होती है। तो अब हम रीड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोप्टोसिस। सेल आर बॉर्न लाइफ और अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम एंड देन डाई। सेल जो है बनते हैं, रहते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वो डाई हो जाते हैं। अपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल डेथ किस वजह से होती है, सेल सुसाइड कर लेता है, सेल की डिलेक्शन हो जाती है या फिर प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। अब सेल डेथ होती है किसी इंजरी की वजह से, तो वो मैकेनिकल डैमेज से होता है, किसी भी एक्सपोजर हो गया, टॉक्सिक केमिकल का सामना हो गया तो भी सेल इंजर्ड हो सकता है। सेल डेथ बाय सुसाइड की वजह से हो सकता है, अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल उसको मिल रहे हैं बॉडी को तो भी हो सकता है।
अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस और या प्रोग्राम सेल डेथ भी इसको कहते हैं। ये केयरफुली कोऑर्डिनेट करती है कि यहाँ पे सेल जो है वो कोलैप्स हो जाता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होती है, रैपिड इनगल्फमेंट हो जाती है यहाँ पे जो भी नेबरिंग सेल्स होते हैं। तो अपोप्टोसिस को क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है और ये एक अपोप्टोसिस है, तो ये इसके पास मूव करता हुआ आएगा, इसको इनगल्फ कर लेगा, साथ में इसको भी इनगल्फ कर लेगा और फिर इसकी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। ये हमारे पास अपोप्टोसिस है। अपोप्टोसिस का प्रोसेस कैसे है? एक नॉर्मल सेल है, जब ये सेल श्रिंक हुआ तो इसकी जो क्रोमेटिन है कंडेंसेस हो गई, ठीक है। क्रोमेटिन क्या हुई? इसकी कंडेंसेस हो गई, थिकनेस हो गई। उसके बाद इसकी मेम्ब्रेन में क्या हुआ? ब्लैप्स बनना शुरू हो गए, बादल नुमा। जब ब्लैप्स बन गए उसके बाद न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स जो है वो इसके कोलैप्स हो गए, मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूसली इसकी ब्लैबिंग करती आ रही है, फिर ये ब्लैबिंग इन पार्ट्स में डिवाइड हो गए, अपोप्टोटिक बॉडीज बन गई। और उसके बाद जो मैक्रोफेजीज होते हैं, फेगोसाइटोस होते हैं, वो अपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ कर लेते हैं और यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, बल्कि अपोप्टोसिस हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। अब नेक्रोसिस वर्सेस अपोप्टोसिस में क्या? इसमें सेल स्वेल होता है, इसमें सेल्यूलर कंडेंसेशन होती है, इसमें मेम्ब्रेन ब्रोक हो जाती है, जबकि इसके अंदर मेम्ब्रेन रहती है लेकिन उसके अंदर ब्लैप्स बन जाते हैं। इसमें एटीपी डेप्लीटेड हो जाती है, बल्कि इसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए होती है। इसमें सेल की लाइसिस होती है, लेसाइटिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और इसमें सेल जो है वो फेगोसाइटोस हो जाता है, इसमें कोई टिश्यू रिएक्शन नहीं होता। इसमें होल एरिया जो होता है टिश्यू का वो अफेक्टेड होता है, जबकि इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल सेल अपेयर होता है और वो अफेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल सेल क्या है। नॉर्मल सेल क्या है? रेप्लिकेट करता है खुद को एग्जैक्टली टाइम पर, एग्जैक्टली पीरियड में स्टॉप कर लेता है जब वो रिप्रोड्यूस हो जाता है 50 टू 60 टाइम। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक सेल 50 टू 60 टाइम डिवाइड हो सकता है। स्टिक टुगेदर इन द राइट प्लेस, ये एक राइट प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट इफ दे आर डैमेज, बिकम स्पेशलाइज और मेच्योर। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की हो जाती है, खुद को डैमेज कर लेते हैं अगर इमेच्योर होते हैं, जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म क्या होता है? कोई भी एबनॉर्मल मास होता है किसी भी टिश्यू का, जिसकी वजह से सेल डिवाइड हो जाता है और वो जो है डाई नहीं होता जबकि उसको हो जाना चाहिए, तो वो न्यूप्लाज्म यानी कि कैंसर की तरफ जा रहा होता है। न्यूप्लाज्म जो है वो बिनाइन भी होता है, नॉन कैंसरियस और मैलिग्नेंट भी होता है, जिसको कैंसियस भी कहते हैं, और न्यूप्लाज्म को ट्यूमर भी कहा जाता है। तो ट्यूमर की कितनी टाइप्स होती हैं? जनरली तौर पे देखा जाए तो ट्यूमर दो में डिवाइड होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसरियस नहीं होता और ना ही वो फैलता है, वो अपनी जगह पर रहता है। बिनाइन ट्यूमर जो है वो करंट फॉर्म में रहता है और ये जो है आमतौर पर ये अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये दोबारा नहीं होता। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरियस होता है, ये ग्रो करता रहता है, स्प्रेड होता है और ये वर्स सीवियरिटी की तरफ लेके जा सकता है पेशेंट को। बिनाइन ट्यूमर्स क्या है? बिनाइन ट्यूमर जो है वो इन्वेड नहीं होता, अटैक नहीं करता अपने नियर बाय टिश्यूज में और किसी भी बॉडी के पार्ट्स में। इसके कॉजेज क्या हैं? बिनाइन ट्यूमर के एनवायरमेंटल टॉक्सिन जैसे रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, किसी ट्रामा की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल है बिनाइन ट्यूमर की एडिनोमास आर ट्यूमर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अगर इपिथेलियल टिश्यू में होगा तो उसको एडिनोमास कहा जाएगा। फाइब्रोमा टिश्यू जो है वो फाइब्रस टिश्यू में होता है। आपने याद रखना है जिसके नाम के आगे अगर सफिक्स लगा होगा ओ मा, ठीक है, ओ मा का मतलब होता है ट्यूमर, ये आपको ट्यूमर बताएगा, जैसे कि एडिनोमा, फाइब्रोमा एंड हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा यानी कि ये बिल्डअप ऑफ ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्किन की, वहाँ पे अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको कहते हैं हेमेंजियोमा। लिपोमा ये ट्यूमर होता है फैट सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो इजीली इन्वेड होता है, अटैक करता है और सराउंडिंग टिश्यू में फैल जाता है। यहाँ होगा तो ये इसको भी डिस्टर्ब करेगा, इसको भी डिस्टर्ब करेगा और ये एक बड़ा सा यहाँ पे बन जाता है सोर। टाइप्स क्या होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की? मोस्टली देयर आर टू टाइप्स होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, सार्कोमा और कार्सिनोमा। सार्कोमा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, जैसे कि मसल्स, टेंडन, फेट और कार्टिलेज में होता है। कार्सिनोमा जो है वो ऑर्गन या जो ग्लैंड टिश्यू होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट है, सर्विक्स, प्रोस्टेट, लंग्स और थायराइड में भी हो सकता है। कैंसर को क्लासिफाई किया गया है उसकी टिश्यू टाइप के हवाले से, जैसे कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, माइलोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड मिक्स टाइप, यानी कि ये मिक्स्ड भी हो सकता है। तो टाइप्स के हवाले से इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच आर फाउंड इन स्किन एंड द कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड इंटरनल पैसेजवेज सच एज द जीआई ट्रैक्ट। कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एपिथेलियल सेल्स में होता है, जहाँ मतलब कि ये स्किन का कैंसर होता है और जो लाइनिंग होती है ऑर्गन की वहाँ पर भी हो सकता है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट में हो सकता है। कार्सिनोमा आमतौर पर अफेक्ट करता है आपके ऑर्गन्स को, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है जिस ऑर्गन में कि वो सिक्रीशंस करे, जैसे कि ब्रेस्ट है, लंग्स है, प्रोस्टेट, कोलोन और ब्लैडर।
इस जगह पर कार्सिनोमा कैंसर हो सकता है। 2 टाइप के कार्सिनोमा होते हैं। एडिनो कार्सिनोमा, ये डेवलप होता है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स में और ये फौरी तौर पे फैलता है। मतलब कि एडिनो कार्सिनोमा वहाँ होता है जहाँ से, जिस ऑर्गन से या जिस पार्ट से म्यूकस सिक्रीट हो रहा होगा, जिस ग्लैंड से, वहाँ पर एडिनो कार्सिनोमा होता है और ये स्प्रेड करता है रैपिडली, फौरी तौर पर फैलता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहाँ होता है? ये एक मेन टाइप ऑफ स्किन कैंसर है। ये बेसिकली स्क्वामस सेल्स के अंदर होता है, स्किन कैंसर होता है। तो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आपका ये आता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, द मेन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्कोमा। ये भी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू उसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि मसल्स में होगा, फेट्स में कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, टिश्यू अराउंड जॉइंट्स एंड बोन्स। अगर इन जगह पर होगा कैंसर तो उसको हम कहते हैं सार्कोमा। ये भी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। फिर देखते हैं मायोलोमा। कैंसर ओरिजिनेट होता है प्लाज्मा सेल से, बोन मेरो में होता है, उसको हम कहते हैं मायोलोमा। प्लाज्मा सेल या वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ अगर कैंसर होगा तो वो कहलाता है मायोलोमा। जब मायोलोमा सेल्स प्रिवेंट करता है कि वहाँ पर नॉर्मल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ना हो, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? वीक हो जाता है। तो वो इंटरफेरेंस करता है नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ, जिसकी वजह से जो रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन है वो होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर मायोलोमा से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। क्योंकि मायोलोमा कैंसर होता है तो ये प्रिवेंट करता है कि यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए एंटीबॉडीज की। जब मायोलोमा कैंसर हो जाता है और नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होती एंटीबॉडीज की, तो उसके बाद क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और ये इंटरफेयर करता है कि जितनी भी नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, ये जो भी फंक्शन होता है रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का, उसके मुकाबले में ये इंटरफेयर करना शुरू हो जाता है और उसको नॉर्मल फंक्शन नहीं करने देता। फिर हम आ जाते हैं ल्यूकीमिया पर। ये ल्यूकीमिया का मतलब जहाँ पे वर्ड आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये ब्लड के बारे में बात हो रही है। ल्यूकोसाइटोसिस, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये कैंसर होता है ब्लड का, जिसमें इन्वॉल्व होता है बोन मेरो एंड लिम्फ नोड्स। बोन मेरो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज जब प्रोड्यूस करने लग जाए तो वो ल्यूकीमिया कैंसर की निशानदगी होती है। और जो कि फेल हो जाता है कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो जब एबनॉर्मल होंगे तो वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कॉजिंग द पेशेंट टू बी प्रोन टू इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरफ भी जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लिम्फोमा क्या है। कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। डेवलप होता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में और लिम्फ नोड्स में। कैंसरियस सेल क्राउड एट नॉर्मल व्हाइट सेल, जो कैंसरियस सेल होते हैं वो क्राउड यानी कि हुजूम लगा लेते हैं। ये आपका है नॉर्मल व्हाइट सेल। अब यहाँ पर ये काफ़ी सारे लिम्फोमा कैंसर यानी कि जो सेल्स हैं उसने यहाँ पर क्राउड जमा कर लिया है नॉर्मल सेल्स के साथ। इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू इफेक्टिवली गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम क्या होता है? फिर वो अनेबल हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक गार्ड, एक हमें सेफ्टी प्रोटेक्शन होता है, हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी खत्म हो जाती है। 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। लास्ट है हमारे पास मिक्स टाइप। तो मिक्स टाइप में 2 और मोर कंपोनेंट्स होते हैं कैंसर के, यानी कि कैरिनोसार्कोमा यानी कि कार्सिनोमा सार्कोमा मिक्स भी हो सकता है, या फिर एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। बिनाइन जो है उसमें स्लो ग्रोइंग होती है, कैप्सुलेटेड होता है, इन्वेसिव, फैलता नहीं है, मेटास्टेसाइज भी नहीं होता, दूसरे पार्टिकल्स पे नहीं जाता, दूसरे पार्ट्स पे नहीं जाता, वेल डिफरेंशिएट होता है, नजर आ जाता है। और सफिक्स इसके आगे, नाम के आगे लगता है ओमा, जिसके नाम के आगे लगेगा जैसे कि फाइब्रोमा, एडिनोमा, तो वो हमारे पास ट्यूमर होता है। ये एक बिनाइन ट्यूमर है, ये कैप्सुलेटेड होता है। इसको हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये नॉन कैंसरियस है, इसकी ग्रोथ सिर्फ यहीं होगी, ना ये अपने अड़ोस पड़ोस के टिश्यूज में या पार्ट में जाएगा, बल्कि अपनी जगह पर ही रहेगा। जबकि जो मैलिग्नेंट होता है वो ग्रोइंग उसकी फास्ट होती है, इसके कोई कैप्सूल नहीं होता, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये कोई कैप्सूल नहीं है, ठीक है। इन्वेसिव और इन्फिल्ट्रेट होता है, ये फैलता रहता है, मेटास्टेसाइज भी होता है, पोअरली डिफरेंशिएट होता है। इसके नाम के आगे लगता है कार्सिनोमा, जैसे कि सार्कोमा। तो ये हमारे पास मैलिग्नेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, फीचर्स हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल्स के। ये नॉर्मल सेल चलता आ रहा है और ये आपके पास आ रहा है कैंसर सेल। लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल, जब ज्यादा से ज्यादा वो डिवाइड हो जाए। लार्ज वेरिएबल, इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, नॉर्मल सेल की शेप है, ये इरेगुलर कैंसर की है। स्मॉल, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है। वेरिएशन, इसकी सेल साइज जो है वो भी डिफरेंट होती है। एबनॉर्मल, स्पेशलाइज फंक्शन नहीं कर सकता। डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होती है। पुअरली डिफाइंड ट्यूमर बाउंड्री इसकी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है। ABCDE रूल फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द मेलानोमा।
ये एक रूल है, ABCDE के नाम से इसको जाना जाता है कि हम फौरी तौर पे जल्द अज जल्द डिटेक्ट कर सकें कि मेलानोमा कौन सा है। जैसे कि A फॉर एसिमेट्री है, ये जैसे कि एसिमेट्री है, अगर वो चेक करेंगे, बॉर्डर चेक करेंगे, उसके आउटर एजेस देखेंगे, कलर देखेंगे, डार्क ब्लैक होगा या फिर मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं। डायमीटर देखेंगे 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा। इवॉल्विंग यानी कि चेंज देखेंगे उसकी साइज़ में, शेप में और कलर में, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इस तरीके का कुछ होगा जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं तो वो मेलानोमा कैंसर है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? पेन होगा, यूजुअली लेट स्टेज, काफ़ी टाइम के बाद इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। फटीग होगा, कैकेक्सिया हो सकता है, इसमें मेटाबॉलिक लोड जो है वो बढ़ जाता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन है उसका लेवल कम हो जाता है, क्लॉटिंग, इम्यून एनीमिया होने लगता है। और उसके बाद इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है एनीमिया, जिसमें फटीग, पैलर, डिस्पनिया और एक्सर्शन हो सकता है। एक्सर्शन का मतलब होता है एक्सरसाइज के दौरान आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स आपके 1,50,000 से कम हो जाएंगे, ब्लीडिंग होगी साथ में, ल्यूकोपनिया हो सकता है, WBCs आपके 5,000 से कम हो जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। कॉमन मेटास्टेसिस साइट्स कौन सी होती है? BBLL आपने याद रखना है, यह मतलब कि जहाँ पे कैंसर फैल सकता है ज़्यादातर तादाद में, ब्रेन, बोन, लीवर, लंग्स। इसकी स्टेजिंग होती है, स्टेजिंग सिस्टम होते हैं इसके वेरियस कार्सिनोमा के। स्टेज 1 में ये सिर्फ अपने ऑर्गन पे रहता है, स्टेज 2 में ये लोकली वहीं पर उसी को अटैक करता है, स्टेज 3 में ये लिम्फ नोड्स को शामिल कर लेता है अपने साथ, और स्टेज 4 में जो है ये जो अपने इसके दूर दराज के जो भी साइट्स होती हैं, जैसे कि ये लिवर में अगर हुआ है तो ये स्टमक को भी करेगा, उसके बाद ये इंटेस्टीन पे भी आ सकता है, ये लिम्फ नोड्स के जरिए लिम्फ कैपिलरीज में भी जा सकता है, ब्लड में भी जा सकता है, तो उसके बाद ये इसको अटैक करना शुरू हो जाएगा। अब कैंसर को क्लासिफाई किया गया है उसकी स्टेज से। TNM फैक्टर होता है, T फॉर ट्यूमर साइज देखते हैं, N फॉर नोड की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है तो कितनी डिग्री पर है और कहाँ पर है, M फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखते हैं। TX हमें बताता है कि जो मेन ट्यूमर है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। T0 हमें बताता है कि मेन ट्यूमर हमें फाउंड नहीं हुआ। T1, T2, T3 एंड T4 ये रिफर्स करता है कि इसका साइज और इसके जो एक्सटेंड है मेन ट्यूमर की वो हम इससे बताते हैं। N0 हमें बताता है कि यहाँ पे कोई नोड इन्वॉल्व नहीं है। N1 से N4 तक यानी कि N2, N3, N4 ये हमें बताते हैं कि जो लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है उसकी जो डिग्री है वो इंक्रीज हो गई है, मतलब कि लिम्फ नोड ज्यादातर तादाद में इसके अंदर शामिल हैं। एनेक्स नोड हमें क्या बताता है कि नोड की जो इन्वॉल्वमेंट है वो असिस्ट नहीं की जा सकती। M0 क्या है कि नो एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस, अभी कैंसर फैला नहीं है। M1 बता देता है कि मेटास्टेसिस इन्वॉल्वमेंट है, अब ये फैलने लगा है कैपिलरीज के थ्रू, ऑर्गन के थ्रू, रीजन में फैलेगा और सब जगह ही जाके फैलना शुरू हो जाएगा। तो TX में कैन नॉट बी असिस्ट, असिस्ट नहीं हो सकता। TIS में कार्सिनोमा NC2, T0 में कोई एविडेंस नहीं होता प्राइमरी ट्यूमर का। T1 में जो है 2 सेंटीमीटर से कम होता है इसका डायमेंशन। T2 में 2 to 5 सेंटीमीटर होता है ट्यूमर का। T3 में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और T4 में ट्यूमर किसी भी साइज का हो सकता है, डायरेक्टली एक्सटेंशन होता है स्किन या चेस्ट वॉल में। लिम्फ नोड्स हम कैसे देखेंगे? NX मतलब कि असिस्ट नहीं किया जा सकता। N1 में कोई नोड मेटास्टेसिस नहीं होती। N1 में मेटास्टेसिस होती है इप्सिलेटरल नोड्स यानी कि नोड्स में होती है। N2 में मेटास्टेसिस होती है नोड्स में, जो कि एनदर वन एनदर थ्रू अदर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के साथ अगर लिम्फ नोड्स हैं फिर इस स्ट्रक्चर के साथ अगर लिम्फ नोड्स है तो यहाँ से यहाँ पे भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। N3 में फिर मेटास्टेसिस होती है, सुप्रा क्लेविकुलर और इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स में फैल जाता है। फिर मेटास्टेसिस में MX को असिस्ट नहीं किया जा सकता। M0 इसमें कोई मेटास्टेसिस डिस्टेंस नहीं, मतलब कि अभी फैला नहीं है। और M1 में मेटास्टेसिस हो चुका है यानी कि फैल चुका है अच्छे से। कुछ वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के जिसको हम जानते हैं कॉशन के नाम से। चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर, बाउल एंड ब्लैडर में चेंज आ जाएगा। सोर कोई ऐसा बन जाता है जो कि हील नहीं होता। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है। लुम्प की थिकनिंग हो जाती है। इनडाइजेशन और डिफिकल्टी स्वेलिंग होती है। ऑब्वियस चेंज हो जाता है, कोई वार्ट या मोल है उसके अंदर चेंज आने लगता है। नेगिंग, इरिटेशन, कफिंग या फिर होर्सनेसेस, आवाज़ का खराब होना, सोर थ्रोट हो जाना, ये भी एक निशानदगी है कैंसर की। ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है? सर्जरी करेंगे, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यून थेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। इसमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ कीमोथेरेपी है, जो कि आपको फार्माकोलॉजी के यूनिट एंटी कैंसर ड्रग्स में कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। फिर हमारे पास कुछ गोल्स होते हैं कैंसर थेरेपी के। क्योर
इलाज किस तरह करेंगे, कंप्लीट इरेडिकेट कर देंगे उसको, मैलिग्नेंट डिजीज को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कंटेनमेंट करेंगे, कैंसर सेल ग्रोथ को रोकेंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म पेशेंट जो है सर्वाइव कर सके, पेलिएशन थेरेपी देंगे, यानी कि पेलिएशन थेरेपी में हम जो उसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं उसको खत्म करके और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। क्या मीनिंग ऑफ कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है कीमोथेरेपी वो दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल एंड थेरेपी से। इसका लिटरली मीन्स होती है कि ड्रग से ट्रीटमेंट करना। इन प्रैक्टिस में अगर देखें तो आमतौर पर इसको रिफर्स किया गया है कि इसमें कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जो कि सेल किलिंग ड्रग्स होती हैं, कैंसर सेल को किल करती हैं। अब देखते हैं हाउ डू द ड्रग्स वर्क, ड्रग किस तरह से वर्क करती है। कॉजेज इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। स्टॉप कैंसर सेल ग्रोथ, मजीद कैंसर सेल की ग्रोथ नहीं होने देती। प्रिवेंट कैंसर सेल फ्रॉम मेटास्टेसाइजिंग, मेटास्टेसाइज होने से उनको बचाती है। बट दिस डिस्ट्रॉय हेल्दी सेल्स टू, लेकिन यहाँ पे ये फायदे तो इतने सारे कर रही है और ये एक नुकसान जो कर रही है कि जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एनीमिया, फटीग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स कम हो जाना, इम्यूनोसप्रेशन, हाई इन्फेक्शन रिस्क, जीआई अपसेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, ये तमाम सिम्टम्स आपको पता है, डिटेलिंग बताने की नीड नहीं है। वेज टू गिविंग कीमोथेरेपी, कौन कौन से तरीकों से कीमोथेरेपी दे सकते हैं। 3 मोस्ट कॉमन वेज होते हैं कि उसमें हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू, ओरली, या फिर कोई इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ड्रिप फॉर्म में भी हम उनको दे सकते हैं। लेस ऑफ इन ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड, कम डोजेज ड्रग होती है आमतौर पे दी जाती है अक्सर ही, जैसे कि इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियसली, इंट्राथीकली, इंट्राथीकली का मतलब होता है स्पाइन में जो दी जाती है, इंट्रा आर्टियल आर्टरीज के थ्रू दी जाती है। हैजार्डियस ड्रग्स प्रिकॉशन, जब आप देंगे तो आपने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। ये लिखा हुआ है वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर लीविंग रूम, कमरा छोड़ने से पहले, जिस रूम में कीमोथेरेपी आप दे रहे हैं उसको छोड़ने से पहले अपने अपने हाथों को धोना है साबुन से। कीमो ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, कीमो गाउन हो, फेस शील्ड एंड मास्क होना चाहिए ताकि जो मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं बॉडीली वेस्ट को, तो इजीली वो आपको आसानी हो और आप पे टच ना हो। गूगल्स होने चाहिए एंड फेस शील्ड होनी चाहिए, N95 का मास्क हो फॉर क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल के इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जो भी हैजार्डस वेस्ट कंटेनर होता है तो कंटामिनेटेड जैसे कोई शार्प चीज़ें, पीपी का इस्तेमाल करना है, आईवी ट्यूबिंग है, इनकंटीनेंस पेड्स हैं तो उसको आपने डिस्पोज कर देना है। हैजार्डस वेस्ट शार्प कंटेनर, शार्प यूज एडमिनिस्ट्रिंग हैजार्डस ड्रग्स, यानी कि शार्प अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने वो चीज़ें भी डिस्पोज कर देनी है। सॉइल्ड लीनियन हैम्पर विथ लिड, हैम्पर होता है एक और वहां पे आपने तमाम चीजें पुट कर देनी है। ये कीमो के जो रूम होता है जहाँ पे कीमोथेरेपी दी जाती है वहीं पर हैंग हुआ होता है। रेडिएशन में आप क्या करेंगे, हाई एनर्जी डायरेक्टेड कैंसर सेल को दी जाती है, उनको श्रिंक कर दिया जाता है और उनको किल कर दिया जाता है। वो एक्सरे में भी दे सकते हैं, गामा रेज से भी देते हैं। फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन क्या है, एक्सटर्नल भी देते हैं, इंटरनल भी देते हैं। एक्सटर्नल में मशीन डायरेक्टली जो बीम्स होती है रेडिएशन की वो लोकेशन ऑफ ट्यूमर पे देती है, जबकि इंटरनली जो देते हैं मटेरियल को प्लेस कर देते हैं बॉडी के अंदर कैंसर सेल के करीब। जैसे यहाँ पे कैंसर सेल है तो वो मटेरियल इतनी करीब उसको प्लेस कर देंगे ताकि वो यहाँ से उसको रेडिएट लग के किल कर दे। ब्रैकीथेरेपी भी दे सकते हैं। द बॉडी में भी गिव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉर अ शॉर्ट टाइम, जब रेडिएशन दी जाती है शॉर्ट टाइम के लिए तो वो शॉर्ट अमाउंट में दी जाती है और शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है। एक्सटर्नल रेडिएशन प्रिकॉशंस, टाइम का आपने ख्याल रखना है, लेस टाइम नियर द सोर्स, लेस रेडिएशन के कितने टाइम में आप उसको कितनी रेडिएशन दे रहे हैं। फर्दर डिस्टेंस आपका होना चाहिए, आपने दूर खड़े होना है। स्टेइंग बिहाइंड अ शील्ड वेयर नियर द सोर्स लेस रेडिएशन, आपने शील्ड के पीछे खड़े होना है ताकि आपको रेडिएशन वगैरह ना लगे क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इंटरनल रेडिएशन प्रिकॉशन में क्या है, वॉश लॉन्ड्री सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हाउस होल्ड इंक्लूडिंग टॉवल्स एंड शीट्स, अलग से उसके जो है कपड़े वगैरह जो है पेशेंट के वो धुलेंगे। सिट डाउन व्हेन यूजिंग द टॉयलेट, जब टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल करें तो बैठ जाए, मैन वुमेन दोनों। अवॉइड करें कि स्प्लैशिंग बॉडी वेट जो है स्प्लैश ना हो। फ्लश कर देंगे टॉयलेट ट्वाइस आफ्टर ईच यूज, जब भी यूज करेंगे उसको आपने फ्लश करना है। वॉश हैंड्स, अपने हैंड को वॉश करना है टॉयलेट यूज करने के बाद। सेपरेट यूटेंसिल्स, जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं उनको इस्तेमाल अलग अलग करना है। ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड लेना है ताकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है आपकी बॉडी के अंदर वो फ्लश आउट हो सके। नो किसिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं होगा कुछ टाइम के लिए। कीपिंग अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम अदर्स इन योर हाउस होल्ड, अपने घर से भी आपने थोड़ा फासला रखना है घर वालों से। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेंट्स, बच्चों से फासला रखना है, वुमेन से रखना है, और वो वुमेन जो कि खासतौर पे प्रेग्नेंट हो तो उसको इस पेशेंट के पास नहीं जाना चाहिए। अवॉइड करें कॉन्टैक्ट विद पेट्स, जानवरों से आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, प्लान करें कि आप सिर्फ घर में रहें, घर में काम करें, स्कूल वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ है वो अपनी
घर में ही देखें। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं विजिटर्स के लिए कि रिपोर्ट टू नर्सिस स्टेशन बिफोर एंटरिंग द रूम, यानी कि नर्सिस स्टेशन को रिपोर्ट करना चाहिए विजिटर्स के लिए। स्ट्रिक्टली है कि कोई भी बिला वजह उस रूम में ना जाए। नो सिक विजिटर्स और पर्सनल, कोई विजिटर अगर कोई बीमार है सिक है तो वो, और कोई भी अगर पर्सनल बंदा है उनके घर का तो वो ना जाए। कोई फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह उस रूम में नहीं जाएं क्योंकि वो चीज़ बाहर से जा रही है तो वो पेशेंट को नुकसान दे सकती है। स्ट्रिक्टली हैंड वॉशिंग करने, क्लाइंट केयर से पहले प्राइवेट रूम होना चाहिए, इसका डोर क्लोज होना चाहिए, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए अपॉन एंटरिंग द रूम, रूम में एंटर होने से पहले। नो गाउन्स और ग्लव्स रिक्वायर्ड। नो फ्रेश फ्रूट्स, कोई फ्रेश फ्रूट नहीं लेने, वेजिटेबल्स नहीं लेनी, फ्लावर्स वगैरह नहीं लेके जाने। नो लाइव वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं लेके जानी। इन्वेसिव प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर से अवॉइड करना है। लिमिट विजिटेशन करनी है। नो विजिटर और स्टाफ विद इन्फेक्शियस इलनेस, अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह तो वो स्टाफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कोई स्पेशल प्रिकॉशन वगैरह नहीं होंगी रूम को लीव करने से पहले। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं रेडियोथेरेपी के? स्किन रिएक्शन हो सकता है, हेयर लॉस, म्यूकोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टेरिलिटी, फटीग, एनोरेक्सिया एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिर इम्यून थेरेपी अगर देंगे, इम्यून थेरेपी इज द नेम गिवन टू कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर। इम्यून थेरेपी इसलिए दी जाती है कि जो आपको बॉडी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो कैंसर सेल पे अटैक करे। समटाइम क्या होता है जो इम्यून थेरेपी ड्रग्स दी जाती है उनको बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स भी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं BRMs। ठीक है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करती हैं बॉडी के रिस्पॉन्स और बायोलॉजिकली और नेचुरली कैंसर को किल करने के लिए। इम्यूनोथेरेपी दी जाती है लोकल और नॉन स्पेसिफिक। लोकल और सिस्टमेटिक जो होती है वो पूरी बॉडी को ट्रीट करती है, और जो नॉन स्पेसिफिक होती है वो सिर्फ टारगेटेड पर ही ट्रीट करती है। फिर हार्मोन थेरेपी देते हैं। समटाइम क्या होता है हार्मोन थेरेपी जो है वो इफेक्ट करती है, कैंसर सेल को इफेक्ट नहीं भी कर पाती। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करते हैं, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अफेक्ट करता है कि जो भी प्रोस्टेट कैंसर है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ड्रग्स होती है वो जो लो लेवल पे हम उसको ड्रग्स दे रहे होते हैं वो जाकर उनको ब्लॉक कर देती है हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स भी क्या करते हैं, हम हार्मोन थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि हम जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, उसको ट्रीट करने के लिए ताकि हार्मोन थेरेपी हम दे सकें, क्योंकि वो जब ब्लॉक हो जाता है तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, स्टिमुलेशन नहीं होती है, तो उनको लोअर लेवल पे लाने के लिए हार्मोन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हार्मोन थेरेपी देते हैं ताकि उनको लो लेवल पे लाने के लिए और प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर सकें। सर्जरी क्या है? सर्जरी एक फर्स्ट मॉडलिटी है कि जिसका ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुली हो सकता है। ये सिर्फ एक क्यूरेटिव थेरेपी होती है, मैनी कॉमन सॉलिड ट्यूमर के लिए होती है ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि सक्सेसफुल सर्जिकल थेरेपी होनी चाहिए, जबकि एब्सेंस हो के डिस्टेंस मेटास्टेसिस एंड नो लोकल इन्फिल्ट्रेशन। जबकि सर्जिकल जो है उसमें ज़रूरी होती है कि अगर कोई ट्यूमर वगैरह बना हुआ है और वो प्री कैंसरस है, अगर वो कैंसर में तब्दील होने से पहले ही अगर उसको सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाए तो वो सक्सेसफुली हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक इन्वेजन हो, कोई भी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू होते हैं तो वो नेसेसिएट होते हैं मल्टीपल फ्रोजन सेक्शन में, यानी कि वो मल्टीपल बन सकते हैं। रिसेक्शन और सैम्पलिंग कर देते हैं, जो भी रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं उसको डायरेक्टली कट कर दिया जाता है। सर्जरी जो है वो यूज़ की जाती है पेलिएशन के लिए, यानी कि सिम्टम्स को कम करने के लिए। होम क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, जिनको इलाज वगैरह नहीं दे सकते तो उनको, जिनका इलाज नामुमकिन होता है, जो सीवियरिटी में होते हैं तो उनके सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं, उनको हम पेलिएशन थेरेपी देकर सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन कैंसर प्रिवेंशन, सर्जरी का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए कि उसको हम बचा सकते हैं। सर्जरी फॉर प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं? पेशेंट की अगर कंडीशन के साथ प्रीडिस्पोज, यानी कि किस कैंसर के साथ वो आ रहे हैं वो देखना है, एसोसिएट करना है अपने कैंसर जो है वो नॉर्मल लाइफ स्पेन कितनी है, प्रोफाइलेटिक सर्जरी देखनी है, जैसे कि कोलेक्टमी, कोलोन का अगर कैंसर है तो आपने कोलोन को कट कर देना है, कोलोनेक्टमी, ओफरेक्टमी, ओवरीज का, थायरॉयडेक्टमी, थायराइड का, मेस्टेक्टमी, ब्रेस्ट का, और रिमूवल ऑफ प्री मेलिग्नेंट कोई स्किन लीजन वगैरह है तो उसको भी रिमूव कर देना है। सपोर्टिव केयर क्या हो सकती है? पेशेंट की सिम्टम्स को कंट्रोल करना, केयर करना, उसके अपने घर में भी जिससे उसकी मर्जी हो सपोर्ट करना। अगर वो डिसाइड करता है कि उसने रिफ्यूज़ कर देना है थेरेपी वगैरह से तो उसको किस तरह से सपोर्ट करके हम बता सकते हैं। ट्रीटमेंट करना उनके कैंसर की, इमोशनल सपोर्ट देना और साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है? क्लाइंट को सपोर्ट करने में, बी अवेलेबल स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, नर्स ने हमेशा अवेलेबल रहना है खासतौर पे जब कोई मुश्किल वक्त हो। एग्जिबिट केयरिंग एटीट्यूड को अपने नहीं वहाँ पे लेकर आना, एक्टिवली पेशेंट की बात सुननी, जो भी उसका फेयर है, डर खौफ है, कंसर्न है उसको दूर करना है, उसको रिलीफ आपने प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स देने प्रोवाइड करने, उसको इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि कैंसर से रिगार्डिंग है, उसकी केयर से रिलेटेड है, अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, मेंटेन रखना है, एक रिलेशनशिप बिल्ड रखना है,
एक कॉन्फिडेंस रखना है, नर्स और पेशेंट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, अप्रोप्रिएट करें, टच एग्जिबिट केयरिंग, अगर आप पेशेंट को टच भी करें तो पॉजिटिव होके और उसको आप बताएं, असिस्ट कर सकते हैं, सेटिंग रियलिस्टिक रीचेबल गोल्स, बैठ के उसके जो गोल्स वगैरह हैं उन तक पहुंच सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, यूजुअली जो लाइफस्टाइल पैटर्न है अगर उसकी डाइट सही नहीं है तो हम उसको बता सकते हैं, और होप जो उसकी उम्मीद है, जिस उम्मीद पे पेशेंट आपके पास आता है तो उस उम्मीद को आपने कायम रखना है और उसी से उसको सपोर्ट देनी है। तो ये था आपका यूनिट जो क्या कंप्लीट हो चुका है, सेल्यूलर अडेप्टेशन। इसके बाद अडल्ट हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं।